हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, मिसलिनियस एग्जांपल्स ऑन टीआईआर एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम कोई नया कंसेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि जो रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर जो मिसलिनियस एग्जांपल बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सब लोग तैयार हो? ओके। तो पहले हम ये टीआईआर और रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। टीआईआर का एक कंसेप्ट पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो इस तरह है। सोचो कि ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। कहाँ तक पानी भरा हुआ है? सोचो कि एच हाइट तक या एच डेप्थ तक भी आप बोल सकते हो। यहाँ तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। ये क्या है? एस, सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पानी है या कोई और मीडियम भी ले लो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, ठीक है, और ये बाहर एयर है, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ठीक है। ओके। तो जब इस सोर्स में से लाइट जाएगी, सपोज कि ऐसे सीधे गई, तब तो वो सीधी चली जाएगी, मतलब कि बाहर निकल पाएगी, ठीक है। लेकिन देखो कि जैसे 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 एंगल बढ़ता चला जाएगा, वो रिफ्रैक्ट ज़्यादा ज़्यादा होगी और एक टाइम पर क्या होगी कि वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर लाइट आगे गई, ठीक है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ 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 कहाँ भी आप बोल सकते हो, तो वो बाहर नहीं जाएगी, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो हमने सोचा कि मतलब कि वो ये यहाँ से, मतलब कि यहाँ से यहाँ इतने डिस्टेंस तक वो बाहर जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम इस साइड देखें, ये आर डिस्टेंस है, तो ये भी आर डिस्टेंस ले लें, ठीक है। थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, मतलब कि यहाँ तक वो बाहर जा पाएगी, इससे आगे वो बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर हम 3D में सोचे तो हमें एक कोन जैसा दिखाई देगा, कोन जैसा, मतलब कि ऊपर एक सर्कल दिखाई देगा। ये है ब्राइट सर्कल, ब्राइट सर्कल, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर सोर्स रखा तो इतने सर्कल में ही हमें लाइट दिखाई देगी। यहाँ पर हमें पूरी डार्कनेस दिखाई देगी, यहाँ पर भी हमें पूरी डार्कनेस दिखाई देगी। तो ये सर्कल की जो रेडियस है आर, ठीक है, ये जो हाइट है एच और ये जो एन है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, चलो उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। ये है क्रिटिकल एंगल सी। अगर ये सी है तो हम इसको भी सी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा ट्राइंगल सोचो जहाँ पर ये आर हो, ये एच हो और ये है सी, ठीक है। तो क्या होगा? साइन सी इज इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साइन सी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? एन रेयर अपॉन एन डेंसर। तो एन रेयर तो ये है 1/n, ठीक है। और दूसरा इस डायग्राम में से यहाँ पर साइन सी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसको ले सकते हैं √h² प्लस r², ठीक है। तो साइन सी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या बोल सकते हैं? r अपॉन √h² प्लस r²। तो क्या होगा आगे? देयरफॉर 1/n इज इक्वल टू r अपॉन √h² प्लस r², ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं,
1/n² इज इक्वल्स टू r² अपॉन, ये अंडर रूट चला जाएगा, h² प्लस r²। इसको इधर लेके जाएंगे तो h² प्लस r² इज इक्वल्स टू n² r²। इसको इधर लेके जाएंगे तो h² इज इक्वल्स टू n² माइनस 1 इंटू r²। इन दोनों में से r² कॉमन निकल जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल्स टू r अंडर रूट n² माइनस 1। ऐसा रिलेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार इसके ऊपर सम्स आ चुके हैं JEE में, और बोर्ड में भी ऐसे सम्स आ चुके हैं। क्या कि सोचो कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा है, तो ऊपर जो ब्राइट सर्कल दिखेगा उसका एरिया कितना होगा। अगर हमें एरिया मालूम करना है तो ये जो सर्कल है उसका एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या होगा, पाई r²। तो पाई और r कैसे आएगा, r इज इक्वल टू h अपॉन आएगा, तो मतलब कि उसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो पाई h² अपॉन इसको भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, तो n² माइनस 1, ठीक है। ऐसा सम आता है। या तो फिर सोचो कि यहाँ पर एक मछली है, तो मछली बाहर का कितना देख पाएगी, तो इतना देख पाएगी। यहाँ अगर कोई ट्री है तो उसको देख नहीं पाएगी, ऐसा, ठीक है। इस तरह के सम्स आ सकते हैं बोर्ड में और JEE में, ठीक है। ऐसा हम एक सम और ट्राई करेंगे। ओके, तो एक सम ऐसा हमारे पास आ गया है। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक, ठीक है। एक टैंक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक टैंक है, ये है टैंक, ठीक है, कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। मतलब कि सोचो कि उसमें वाटर भरा हुआ है, कितनी डेप्थ तक, 80 सेंटीमीटर तक। What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out? मतलब कि एक बल्ब यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, उसमें से लाइट बाहर आ रही है। तो जैसा कि हमने अभी कंसेप्ट में देखा, ठीक है, कि इतने में से लाइट बाहर आएगी, ऐसा सोच सकते हैं। तो इसका एरिया हमें मालूम करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। तो अभी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई r²। तो पाई r² 3.14 r इज इक्वल्स टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा उसका फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, h इज इक्वल टू r अंडर रूट n² माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, पाई r², तो h² अपॉन n² माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ अगर हम प्लेस करें सब वैल्यू 3.14 h, तो h मतलब कि डेप्थ कितना है, 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 लिख सकते हैं, ओके। और उसका स्क्वायर करना है, तो मैंने एक बार फिर से 0.8 लिख दिया और डिवाइडेड बाय n² माइनस 1। तो n कितना है, 1.33, तो 1.33 का स्क्वायर करके माइनस 1, तो हमें कितना आंसर मिलेगा देखते हैं। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने से हमें आंसर मिलता है 2.6 मीटर स्क्वायर। आंसर इज 2.6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह एग्जाम्पल सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ओके, तो इस तरह का एक एग्जाम्पल और लेके आए हैं हम, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। क्या दिया है, ध्यान से पढ़े। अ वेसल इज फुल्ली फिल्ड विथ अ लिक्विड, ठीक है। इसको भी आप, इस डायग्राम को ही हम रेफर करेंगे। एक वेसल क्या है, फुल्ली फिल्ड विथ अ लिक्विड, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 5/3 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है इसके, ठीक है। इसको हम ले लेंगे n। एट द बॉटम ऑफ द वेसल अ पॉइंट लाइक सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट। मतलब कि यहाँ पर ये सोर्स रखा है,
एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अभी ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। नाउ एन ओपेक सर्कुलर डिस्क इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर in such a way that its center just rest above the light source। मतलब कि एक डिस्क ऐसे रखी गई है जो इसके एग्जैक्टली ऊपर हो, जिसका सेंटर, उस डिस्क का सेंटर ऐसे ऊपर हो। ठीक है। क्या लिखा है फिर? नाउ लिक्विड इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉटम ग्रेजुअली। सोचो कि यहाँ पर होल बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है। Calculate the maximum height of the liquid to be kept so that light source can't be seen from the outside. Radius of the disc is 1 centimeter। हमें इसकी रेडियस दी गई है, इसको हम बोल सकते हैं r। ठीक है, ये जो r था ना, वही r की बात कर रहा हूँ। अभी देखो क्या है कि एग्जाम्पल में ऐसा है कि देखो, अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ तो ऐसा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ये है सोर्स। ठीक है, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है। और ऐसा देखो कि डिस्क इतनी ही है और उसका सेंटर राइट हियर। ठीक है, और जो लाइट है वो यहाँ तक जा सकती है। मतलब क्या कि यहाँ वो बाहर निकल जाएगी, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा अभी हम जैसे जैसे यहाँ से वो जो लिक्विड निकालने लगेंगे तो क्या होगा कि ये डिस्क नीचे 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 आती जाएगी। एक टाइम पर डिस्क यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, डिस्क यहाँ पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो डिस्क पानी के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, उसको कोई और सपोर्ट नहीं है। पानी या लिक्विड ले लो, तो जैसे ही यहाँ से पानी निकालेंगे तो पानी का लेवल यहाँ से कम होगा, और पानी का लेवल जैसे ही कम होगा, ये डिस्क उसके ऊपर तैर रही है। ठीक है, तो ये भी नीचे आएगी। एक टाइम पर ऐसा होगा कि डिस्क इतनी नीचे आ जाएगी कि ये जो लाइट है वो यहाँ से फिर बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, यहाँ से तो निकलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखो पहले यहाँ से निकल रही थी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक निकल रही थी। ये पूरी जो डिस्क है उसको कवर नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब डिस्क यहाँ आ जाएगी, उसकी हाइट डिक्रीज होते होते यहाँ आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो गया, तो क्या होगा कि यहाँ अब लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अगर और पानी निकाले तो उसमें तो देखो ये पार्ट तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। मतलब कि यहाँ तो लाइट अगर यहाँ से नहीं निकल रही इतनी हाइट पे, तो इतनी हाइट पे तो निकलेगी ही नहीं। दैट इज 100% श्योर। देखो यहाँ से लाइट ऐसे TIR हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ भी ऐसे ही होगा। जैसे जैसे पानी डिक्रीज होता चला जाएगा ना, पानी या लिक्विड आप जो भी ले लो। ठीक है, तो सोचो कि ये जो हाइट बची वो है H मैक्स। ठीक है, और ये क्या है उसकी रेडियस। तो H मैक्स हमारे पास है, H मैक्स हमें फाइंड करना है, R है हमारे पास और N भी है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके लिख सकते, सॉल्व कर सकते हो। आपको H मैक्स फाइंड करना है। ठीक है, R इज इक्वल टू आप क्या रख दोगे, यहाँ पर R क्या दिया है, रेडियस ऑफ द डिस्क इज 1 सेंटीमीटर, तो R आप रख दोगे 0.01, और N क्या दिया है तो 5/3, N इक्वल टू 5/3 रख दो। ठीक है, तो ये सब वैल्यू रखने के बाद आपको आंसर मिलेगा H मैक्स। ये सोल्व मैं नहीं करूँगा, ये आपको अपने आप सोल्व करना है। ठीक है, 1.33 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये H इज इक्वल्स टू R√n² -1। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल ये है। आप पॉज करके पहले इसको लिख लो। ठीक है, ओके, इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, 3 मीडियम है। ये पहला मीडियम है, ये दूसरा है, ये तीसरा। पहला मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है √2, दूसरा मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2, और तीसरा मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है √3। ठीक है, 3 मीडियम है और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है थीटा।
व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि हमें ये थीटा बोला गया है। व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट TIR अकर्स एट बोथ सरफेसिस, मतलब कि यहाँ भी TIR होना चाहिए और यहाँ भी TIR होना चाहिए। देखो यहाँ भी TIR होना चाहिए और यहाँ भी, दोनों सरफेस पे क्या होना चाहिए, TIR, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और आपके ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, मेरा ये पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पॉज करके अपने आप ट्राई करो। ठीक है, अपने आप अगर ट्राई किया और आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अगर नहीं आया तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक बार ट्राई करो, दो बार, 3 बार, बाद में आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलो अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसके लिए पहले हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन C इज इक्वल टू, हमें पता है, एन रेरर अपॉन एन डेंसर। तो एन रेरर क्या है इन दोनों में, ये, तो √2, और एन डेंसर 2 साइन C। तो साइन C इज इक्वल टू 1/√2, तो C इक्वल टू आया 45 डिग्री। ठीक है, C इज इक्वल टू कितना आया, 45 डिग्री। ओके, अब मतलब कि यहाँ पर अगर 45 डिग्री, अगर देखो हम एग्जैक्ट 45 डिग्री पे तो ऐसा चला जाएगा, लेकिन हम कंसीडर ऐसा करेंगे कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगा। यहाँ आ गया तो वो जब वो लाइट यहाँ आएगी तो वो यहाँ पर भी कितना 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो क्या यहाँ पर 45 डिग्री से TIR पॉसिबल होगा या नहीं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोचोगे लाइट आई तो यहाँ फिर से इसके लिए क्रिटिकल एंगल सॉल्व करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है, एन रेरर अपॉन एन डेंसर। तो एन रेरर क्या है इन दोनों में से, √3 और अपॉन 2 साइन C। तो C इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है। तो देखो इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 60 डिग्री, और इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 45। मतलब कि यहाँ से TIR होने के लिए मिनिमम एंगल कितना चाहिए, 45 डिग्री, और यहाँ से TIR होने के लिए मिनिमम एंगल कितना चाहिए, 60 डिग्री। अब अगर हम 45 डिग्री, देखो यहाँ पर ऑप्शन 45 और 60 दोनों है, तो आप दोनों में से मिनिमम सिलेक्ट मत करना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट TIR अकर्स एट बोथ सरफेस, दोनों जगह पर TIR होना चाहिए। अगर यहाँ 45 आया तो यहाँ भी 45 आया, 45 से यहाँ TIR हो जाएगा, लेकिन सोचो क्या यहाँ होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री इज लेस देन C here. Okay, and this is not the condition for the TIR, so TIR will not going to get takes place here. That's why for 45 degree we will not get TIR at both the surface. यहाँ से कुछ यहाँ अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 45 से ज़्यादा एंगल की बात करें, 60, यहाँ पर मिनिमम एंगल कितना है, 60, 45, अगर 46, 47, 48, 60 तक हम जाए तब भी यहाँ पर तो TIR नहीं होगा, 60 पे TIR हो जाएगा। देखो यहाँ पर 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, तो 45 से कोई भी एंगल ज़्यादा होगा तो TIR तो होगा ही, मतलब कि यहाँ पर 60 से TIR हो सकता है, तो 60 से यहाँ भी TIR होगा और 60 से तो यहाँ भी TIR होगा। मतलब कि ऑप्शन कौन सा राइट है, C, that at 60 डिग्री TIR will get takes place at both the surface। देखो अगर 61 लेंगे तो भी TIR होगा, लेकिन हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, मिनिमम एंगल। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। अच्छी तरीके से अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल ये भी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, बाहर एयर है, अंदर कोई मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3। यहाँ पर थीटा है, थीटा से यहाँ से थोड़ी सी मुड़ गई है। ठीक है, सीधी नहीं है, मुड़ गई है, और फिर ऐसे जा रही है। ओके,
कैलकुलेट थीटा फॉर गिवन कंडीशन इन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इस कंडीशन में हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी पहले पॉज करो और फिर अपने आप ट्राई करो। मैं आपको हिंट देता हूँ। क्या हिंट दूंगा? ये देखो, इसके पैरेलल हो गई है क्रिटिकल एंगल में, जैसे हमने सोचा था ना। तो पहले आपको ये सॉल्व करना होगा, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसकी वैल्यू अगर पता है, ये 90 है, तो 90 में से इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2, मतलब कि अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आपको थीटा मिलेगा। ठीक है, फिर से बोल दो, यहाँ स्नेल्स लॉ पहले लगाओ, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, मतलब कि 2 बार आपको स्नेल्स लॉ लगाना होगा यहाँ पे। ओके, चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। अगर हम इस पॉइंट को चलो पी लेंगे, तो स्नेल्स लॉ एट पी, यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये पेन अच्छी दिख नहीं रही है। ओके, तो पी पर लगाएंगे तो देखो यहाँ पर स्नेल्स लॉ पहले आपको पता होना चाहिए। n1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। तो n1 मतलब 2/√3, यहाँ पर तो यही होगा। sin थीटा 1, इसको थीटा 1 लेते हैं। ठीक है, और फिर n2 मतलब कि बाहर तो एयर है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई 1, और sin थीटा 2, तो sin बाहर के साथ वो 90 डिग्री, तो sin 90 भी हो गया 1, तो sin थीटा 1 होगा कितना? √3/2। क्यों? क्योंकि ये उधर चला जाएगा ना, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 60। थीटा 1 इज इक्वल्स टू 60। ये अगर 60 मिला तो ये मिलेगा 30। क्यों? क्योंकि ये 60, ये 30 और ये 90, तो 180 हो गया। फिर से इसको ले लेते हैं पॉइंट Q। तो स्नेल्स लॉ एट Q। ठीक है, तो फिर से लगाएंगे, तो इधर 1, n1 sin थीटा 1, तो n1 sin थीटा इज इक्वल टू n2 मतलब कि 2/√3 sin 30। ठीक है, इस मीडियम के लिए नॉर्मल ये है और इसके लिए नॉर्मल ये है। अच्छी तरीके से समझ लेना, ये जो सरफेस है उसके लिए नॉर्मल ये है, और इसके लिए ये जो सरफेस है उसके लिए नॉर्मल कौन है? ये। ठीक है, आप कंफ्यूज प्लीज मत होना। ये हो गया √3, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3 इंटू 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया। ओके, और बचा क्या? √3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें? sin इनवर्स 1/√3। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/√3। इस तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो, ओके, क्या एग्जांपल क्या है? देखो, हमारे पास 4 रीजन है। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 एंड रीजन नंबर 4। पहले रीजन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n0, सेकंड की n0/2, थर्ड की n0/6 और फोर्थ की n0/8। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट थीटा फॉर विच बीम जस्ट मिसिस। कैलकुलेट थीटा फॉर विच बीम जस्ट मिसिस एंटरिंग रीजन 4। मतलब कि रीजन 4 में ये जो देखो ये थीटा है ना, वो हमें फाइंड करना है, जिससे कि ये जो लाइट है ये रीजन 4 में एंटर ना हो पाए। रीजन 4 में एंटर ना हो पाए। ठीक है, अभी देखो ये सबसे डेंसर है, उससे रेयर ये, उससे रेयर ये और उससे रेयर ये। तो होगा क्या कि यहाँ से लाइट थोड़ी सी सीधी नहीं, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ठीक है, हाँ, एक बात मैं बोल दूँ, सोचो कि यहाँ एंगल बन गया थीटा डैश, तो ये एंगल भी होगा थीटा डैश। और यहाँ फिर से देखो ये डेंसर में से रेयर जा रही है,
तो फिर से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सोचोगे थीटा डबल डैश होगा, और यहाँ पर जब आएगी तब वो सीधी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइट ऐसे आई तो ऐसी चली जाएगी, ऐसे 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 एंटर नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैंने इस ऊपर वाले को इधर ड्रॉ किया है, ऊपर जगह नहीं थी इसीलिए, मतलब कि ये जो आई वो ऊपर चली गई सीधी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रीजन 4 में एंटर नहीं हुई। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पर भी हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे? तो पहले देखो, इसको पॉइंट को P ले लो, इसको Q ले लो, इसको ले लो R। तो P पर अगर लगाएंगे तो क्या मिलेगा? देखो, इस रीजन की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? N0/6 साइन। यहाँ पर देखो, ये थीटा है, ये थीटा डैश, ये थीटा डबल डैश। ठीक है, इसको थीटा डबल डैश ले लेते हैं। देखो, इधर जो एंगल है उससे ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल दोनों सेम हो गए, एक ही रीजन में है, इससे ये एंगल बड़ा होगा थीटा डबल डैश, और थीटा डबल डैश जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो एंगल है, देखो मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, तो ये होगा थीटा डबल डैश और ये एंगल होगा 90। तो पहले थीटा डबल डैश सॉल्व करेंगे, तो N0 साइन थीटा डबल डैश इज इक्वल टू N0/8 साइन 90। ठीक है, साइन 90 कितना होता है? 1। ये N0 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा डबल डैश हमें कितना मिलेगा? 6/8, जिसका मतलब क्या होता है? 3/4। तो हमारे पास साइन थीटा डबल डैश की वैल्यू कितनी है? 3/4। ठीक है, अभी इसका तो मतलब कि साइन थीटा डबल डैश की वैल्यू तो मिल गई। अब क्यू पर लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट क्यू पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? इसका और इसका लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? N0/2 साइन थीटा डैश इज इक्वल्स टू N0/6 साइन थीटा डबल डैश। तो N0/2 साइन थीटा डैश इज इक्वल टू N0/6 साइन थीटा डबल डैश की वैल्यू कितनी आई थी? 3/4। ठीक है, तो ये 3 2 जा 6 हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला? साइन थीटा डैश इज इक्वल्स टू 1/4। अभी हमें साइन थीटा डैश की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे एंड वी विल गेट द आंसर। अभी इसकी यहाँ पर स्नेल्स लॉ एट R, स्नेल्स लॉ एट R, तो पर क्या आएगा? N0 साइन थीटा इज इक्वल्स टू N0/2 साइन थीटा डैश। अभी साइन थीटा डैश है, तो इधर साइन थीटा डैश की वैल्यू क्या मिली हमें? 1/4। तो इधर मैं रख दूंगा N0 साइन थीटा इज इक्वल्स टू N0/2 इंटू 1/4। तो ये कट हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू में क्या मिला? 1/8। तो थीटा इज इक्वल टू में क्या मिला? साइन इनवर्स 1/8। सो विच ऑप्शन इज राइट? साइन इनवर्स 1/8। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और देखो, ये है डेंसर मीडियम। इस लाइन के ऊपर वाला मीडियम कौन सा है? डेंसर। इस लाइन के नीचे वाला मीडियम है रेरर मीडियम। ये है इंसिडेंट रे। इधर इंसिडेंट हुई, कितने एंगल से आई, तो उसमें से थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट हुई और थोड़ी लाइट रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, थोड़ी लाइट क्या हुई? रिफ्लेक्ट, और थोड़ी लाइट रिफ्रैक्ट हुई। और जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड उन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? R, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? R डैश। तो हमें फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। हमें क्या फाइंड करना है? क्रिटिकल एंगल। कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल। और कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है? साइन C इज इक्वल टू N रेरर अपॉन N डेंसर। ठीक है, ये रेरर मीडियम है। सोचो कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। तो हमें फाइंड करना है
साइन सी इज इक्वल्स टू n1/n2 हो गया। तो c इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स n1/n2। c इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1/n2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, एक दूसरे को वो दोनों परपेंडिकुलर थी, ठीक है। वो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैंने दूसरी डायग्राम ड्रॉ की है। तो साइन सी इज इक्वल टू n रेड अपॉन n डेंसर, ये हो गया n1/n2, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करें, पहले आप लोग सोचो, ठीक है। और एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ आई। किसके टर्म में कैलकुलेट करना है, आई। देखो ये आर है, ये आर डैश है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आर प्लस 90 डिग्री प्लस आर डैश इज इक्वल टू कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो फ्रॉम डायग्राम आर प्लस 90 डिग्री प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू 180। therefore r plus r dash is equals to 180 minus 90 is equals to 90। therefore r dash is equal to 90 minus r is equal to 90 minus i। क्यों, r is equals to i। r रिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। अभी यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल। at p, okay, applying Snell's law at p, we get, applying Snell's law at p we get what we get here, n2 है ना, n2 sin I is equals to n1 sin r dash, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n1 sin 90 माइनस आई। 90 माइनस आई क्यों, r डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस आई। n2 sin i इज इक्वल टू n1 sin 90 माइनस आई। तो क्या होगा, n2 sin i इज इक्वल्स टू n1 cos i बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर साइन आई अपॉन कोस आई करें तो हमें मिलेगा n1/n2, ठीक है। ध्यान से, n1/n2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन कोस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 10i। क्या होगा, 10i। तो अभी हमने जो लिखा था इधर c इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1/n2, तो हम क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10i। तो आंसर क्या है, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10i। एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR एट वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल सरफेस मतलब कि ये देखो, ये मीडियम है, ठीक है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.25। और जो बाहर वाला मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1, ठीक है। ओके, तो ये जब लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ पर वो रेरर से डेंसर में जा रही है, इसलिए नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। लेकिन यहाँ डेंसर से रेरर की ओर जा रही है और हमें TIR करवाना है, इसीलिए देखो यहाँ पर नॉर्मल ये होगा, ये नॉर्मल हो गया, तो लाइट चली जाएगी कुछ इस तरह, ठीक है। हाँ, तो ये एंगल अगर हमें पता चल जाए, ये C होगा, तो ये C पता चल जाए तो ये 90 माइनस C पता चल जाएगा ये, और ये अगर पता चल जाए तो इसको हम स्नेल्स लॉ लगा के कर सकते हैं। तो पहले इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वही मेथड जो हम करते आ रहे हैं वही, साइन C इज इक्वल्स टू n रेरर अपॉन n डेंसर। n रेरर क्या है, n रेरर क्या है, बाहर का मीडियम, मतलब कि 1/1.25।
तो साइन सी इज इक्वल टू होगा 1/1.25 का मतलब है 1.25 क्या होता है 5/4, तो ये हो गया 4/5। देखो एक स्पेशल ट्राइंगल है, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये एंगल 3 है, सॉरी ये लेंथ 3 है, ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर ले लो तीनों, या तीनों मीटर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एंगल होगा 53, ठीक है, आप मेज़र कर सकते हो। और ये एंगल होगा 37 ऑलवेज। ये एंगल होगा 53 डिग्री और ये एंगल होगा 37। अभी यहाँ पर देखो हम साइन 53 निकाले, साइन 53 तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा 4/5। तो यहाँ पर भी देखो साइन सी इज इक्वल टू क्या है 4/5। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी इज इक्वल टू क्या होगा 53 डिग्री। अगर सी इज इक्वल टू 53 डिग्री होगा, सोचो कि ये है थीटा डैश, तो थीटा डैश इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 53 डिग्री, जिसका मतलब है 37 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, कौन सी पॉइंट पर, पी। तो अगर पी पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पी वी गेट, अभी बाहर का मीडियम है जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी है 1 है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंदर का मीडियम जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.25 साइन थीटा डैश। अभी थीटा डैश कितना है हमारे पास 37, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1.25, 1.25 का मतलब होता है 5/4 और साइन थीटा डैश इज इक्वल टू होगा साइन 37 डिग्री। अभी साइन 37 डिग्री यहाँ से ले ले तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो होगा 5/4 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 5 कैंसल, आंसर होगा 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, ये आंसर, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। ये है ऑप्टिकल फाइबर की डायग्राम, ये पूरी जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है वो है ऑप्टिकल फाइबर की डायग्राम, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है। ये आपको एग्जाम में या तो 3 या तो 4 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आ सके एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। क्या दिया है देखो, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है आर, फिर ये जो कोर है, ठीक है, बाहर है एयर, बाहर कौन है एयर, और ये है आई डैश और ये आई डैश, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होती चली गई आगे, ओके। अंदर का जो मीडियम है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कोर है, बाहर का मीडियम है वो है क्लैडिंग। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रेज, मतलब कि इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है, ठीक है, विद द एक्सिस ऑफ पाइप, मतलब कि इस एक्सिस के पाइप के साथ, मतलब कि आई हमें फाइंड करना है, फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, क्या होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस हो। तो देखो यहाँ पर पहले हम साइन सी निकालेंगे, कहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। हर बार ऐसे एग्जांपल आए तब ऐसा ही करना, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम साइन सी निकालेंगे तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों ने अब तो याद कर लिया होगा, याद आशा रखता हूँ, एन रेरर अपॉन एन डेंसर। तो रेरर कौन कौन है, कोर और क्लैडिंग में, यहाँ देखो इसमें तो कोर और क्लैडिंग ही लेना पड़ेगा, एयर नहीं लेंगे, हाँ कोर और क्लैडिंग। तो क्या होगा इज इक्वल टू 1.44 अपॉन 1.68, तो 1.44 अपॉन 1.68 क्या होगा, मैं करके देखता हूँ, 1.44 अपॉन 1.68,
ये होता है 0.8571। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8571। तो साइन इनवर्स 0.8571 इज इक्वल टू 58.99। तो नियरली इज इक्वल टू कितना होगा, 59 डिग्री। ठीक है, तो ये इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 59 डिग्री। तो यहाँ पर जो जो एंगल ऑफ ये आई डैश है, सो आई डैश शुड बी ग्रेटर देन 59 डिग्री। आई डैश किससे बड़ा होना चाहिए, 59 डिग्री से बड़ा होना चाहिए फॉर TIR। ठीक है, अगर उससे छोटा होगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा और क्लैडिंग से बाहर चली जाएगी लाइट, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आई डैश कितना होना चाहिए, 59 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अभी देखो, आई डैश प्लस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हम बोल सकते हैं। देखो ये जो ट्राइंगल है उसमें, ठीक है, क्योंकि ये तो 90 है, टोटल 180 होना चाहिए। तो आई डैश प्लस आर इज इक्वल टू क्या होता है, 90। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस आई डैश। तो 90 माइनस आई डैश क्या है, 59 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 31 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 59 से 90 जाएगी और इसकी वैल्यू 0 से 31 जाएगी। कितनी जाएगी, 0 से 31। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेंज इज ऑफ आर कहाँ से, 0 से 31 डिग्री। 0 तो नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम कितनी जाएगी, 31 डिग्री तक जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। देखो सोचो, अच्छी तरीके से सोचो, ये अगर 59 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 59 या तो 59 से कहाँ तक होना चाहिए, 90 तक जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आर क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आर होगा 31। क्यों, क्योंकि सम क्या चाहिए हमें, 90। तो इसके करस्पॉन्डिंग आर क्या होगा, 0, क्योंकि सम क्या चाहिए हमें, 90। तो ये रेंज अगर आई डैश की है तो ये रेंज होगी आर की। ठीक है, अभी आर की रेंज हमें पता चल गई 0 से 31। तो अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाए, कहाँ पर, इस पॉइंट पे, ओके, तो यहाँ लिखूँ मैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट P। बाहर की जो मीडियम है वो एयर है, तो क्या होगा, 1 साइन आई इज इक्वल्स टू, अंदर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी है, तो वो है 1.68 साइन आर की वैल्यू है 31 डिग्री। ठीक है, तो therefore sin I is equal to 1.68 into sin 31। अभी मैं sin 31 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ पहले। sin 31 की वैल्यू होती है 0.5150। ठीक है, तो 1.68 मल्टीप्लाई बाय 0.5150। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1.68 करता हूँ। ठीक है, देन व्हाट वी गेट आंसर, लेट्स सी, 0.5150 into 1.68। so we got 0.8652। what we got, 0.8652। ये है साइन आई। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 0.8652। तो हमें साइन इनवर्स निकालना होगा। ओके, तो वो होगा 59.9। तो नियरली कितना होगा, 60 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ आई इज 0 डिग्री टू
60 डिग्री, मतलब कि 0 डिग्री से 60 डिग्री तक अगर हम यहाँ से लाइट डालें तो ये TIR हो जाएगी। 0 डिग्री पर सोनी टीवी, 1 डिग्री पर जी टीवी, ऐसा डाल सकते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अभी सेकंड क्वेश्चन अभी बाकी है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे और आगे के कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, तो क्या क्या है, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज अ नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। मतलब क्या है कि ये आउटर कवरिंग अगर ना हो, मतलब कि ये क्लेडिंग ना हो, क्लेडिंग को आप आउटर कवरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि लाइट लीक ना हो या इस पे कोई धूल मिट्टी या ऐसा कुछ ना पड़े। ठीक है, तो आउटर कवरिंग अगर ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें फिर से साइन सी लगाना पड़ेगा। ये पार्ट 2, साइन सी अगर हम लगाएंगे तो साइन सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन एरर, तो बाहर तो एयर है, एन एरर अपॉन एन डेंसर। एन डेंसर क्या है 1.68, तो 1 अपॉन 1.68 कितना होता है, ये होता है 0.5952। तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5952। तो अगर साइन इनवर्स लगाएंगे, साइन इनवर्स 0.5952, तो हमें मिलेगा 36 डिग्री, 36.5 डिग्री, नियरली इज इक्वल टू 37 क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कितना मिलेगा 37। कब, जब यहाँ पर क्लेडिंग की जगह पर क्या हो, एयर हो, तब हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू 37। पहले C इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, C इज इक्वल टू पहले 59 मिला था, लेकिन अब C इज इक्वल टू क्या मिला 37 डिग्री। ठीक है, C इज इक्वल टू 37 मतलब कि 37 से कोई भी और एंगल हो तो चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि R की रेंज क्या होनी चाहिए, R, ये जो R है उसकी रेंज, C की रेंज क्या होगी 37 से लेके 90 तक। तो R की रेंज होगी 90 माइनस 37 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 90 माइनस 37 53 डिग्री। ठीक है, तो इसकी रेंज होगी 0 से लेके 53 डिग्री तक। कितनी होगी, 0 से लेके 53 डिग्री तक। और अगर हम I की रेंज जानना चाहे, I, तो I के लिए क्या रेंज होगी, देखो N1 साइन I इज इक्वल्स टू N2 कितना है 1.68 और साइन 53 डिग्री, तो 1.68। अभी साइन 53 कितना होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 53, तो ये होता है 4/5, 4/5। तो साइन ओके, साइन नहीं, 1.68 इंटू 4/5, तो आंसर मिलेगा 1.344। क्या आंसर मिलता है हमें 1.344। वो क्या बोलेगा हमें, देखो N1 इक्वल टू तो 1 है, तो साइन I इज इक्वल टू 1.344। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और वो कहाँ पे होती है 90 डिग्री पे। कहने का मतलब क्या है कि I की रेंज क्या होगी 0 से लेके 90 डिग्री तक उसकी रेंज होगी। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बाहर एयर है तो हम यहाँ से मतलब कि पूरी रेंज ऐसे 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 कि कोई भी एंगल पे हम लाइट डाल सकेंगे, और क्या होगी ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ओके, तो आज के लिए इतने एग्जाम्पल्स है और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। ये एग्जाम्पल आप फिर से एक बार अपनी ओर से ट्राई करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।